Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 31.1 हाउ कल्चर इज कम्युनिकेटेड। संस्कृति कैसे संप्रेषित की जाती है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज? क्या आप भाषा के बिना विश्व की कल्पना कर सकते हैं? लैंग्वेज इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। भाषा मानव समाज की मूलभूत विशेषता है। It is not only a means for people to understand each other, but is also a vehicle for the transmission of cultural ideas. यह लोगों के लिए एक दूसरे को समझने का साधन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विचारों के संप्रेषण का माध्यम भी है। A shared language knits people together, but also distinguishes them from one another. आपस में बोले जाने वाली भाषा लोगों को एक दूसरे से जोड़ती भी है और उनकी एक दूसरे से अलग पहचान भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, for the people of the Punjab are bound together by their common language, Punjabi, but are also differentiated from those whose mother tongue is not Punjabi. अब देखिए, पंजाब के लोग अपनी समान भाषा के कारण परस्पर जुड़ते भी हैं, पर उन लोगों से अलग भी दिखते हैं जिनकी मातृभाषा पंजाबी नहीं है। Did you know that Punjabi is one of the two most widely spoken languages in Pakistan also? क्या आप जानते हैं कि पंजाबी पाकिस्तान की भी दो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। Another language in the subcontinent which is shared by people of different countries is Bengali. उपमहाद्वीप में विभिन्न देशों के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक अन्य भाषा बंगला है। आगे देखिए, The spread of language and culture is influenced by geographical factors. भाषा और संस्कृति का प्रसार भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है। People living in nearby areas usually speak the same or the similar languages. आस पड़ोस के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वह आपस में समान या मिलती जुलती भाषाएं बोलते हैं। Those who live thousands of miles apart have very different mother tongues. हजारों मील दूर रहने वाले लोगों की मातृभाषा बहुत अलग होती है। This is because communication between far-flung areas was difficult before modern means of transport developed. Cultures tended to evolve in relative isolation and ended up being very distinct. वह इसलिए कि परिवहन के आधुनिक साधन विकसित होने से पहले दूर दूर तक फैले इलाकों में संप्रेषण कठिन था। संस्कृतियां अपेक्षाकृत अलग अलग विकसित होती थीं और बहुत अलग होकर रह जाती थीं। Communication is still difficult in densely forested and mountainous areas. घने जंगलों वाले और पहाड़ी इलाकों में संप्रेषण कम्युनिकेशन आज भी कठिन है। A tribe living on one face of a hill or a valley may not even know of other tribe living on other hillside just a few kilometers away. The language they speak can therefore be very different. एक पहाड़ी या घाटी के एक तरफ रहने वाली जनजाति को उसके दूसरी तरफ कुछ ही किलोमीटर दूर रहने वाली जनजाति के बारे में हो सकता है कि पता तक ना हो, इसलिए उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं बहुत अलग हो सकती हैं। However, in areas like Uttar Pradesh and Bihar, where vast plains are well connected by rivers, people could travel easily even in ancient times. So similar languages and customs developed due to regular interaction. लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में जहाँ के विशाल मैदान नदियों पर द्वारा आपस में अच्छी तरह जुड़े हैं, लोग प्राचीन काल में भी आसानी से यात्राएं कर लेते थे। इसलिए उनमें नियमित अंतःक्रिया इंटरैक्शन की वजह से समान भाषाएं और रीति रिवाज विकसित हो गए। Even
where one language such as Hindi or Tamil is spoken over a large area, there are variations from district to district. No version is sufficiently different to be called a language, so they are called dialects of a language. यहाँ तक कि जहाँ विशाल क्षेत्रों में हिंदी या तमिल जैसी एक ही भाषा बोली जाती है, वहाँ एक जिले से दूसरे जिले में उसके भिन्न रूप पाए जाते हैं. उनमें से कोई भी रूप इतना भिन्न नहीं है कि उसे अलग भाषा कहा जा सके, इसलिए उन्हें उस भाषा की बोलियां कहा जाता है. Spoken language was and remain one of the most important means of communication. However, the invention of writing widened the scope of communication. Messages could henceforth be sent over long distances and preserved over time. उच्चारित भाषा संप्रेषण के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक थी और अभी भी बनी हुई है. लेकिन लिपि लिखने का जो तरीका होता है, उसके आविष्कार ने संप्रेषण की व्यापकता बढ़ा दी. संदेश अब दूर दूर तक भेजे जाने लगे और बाद तक सुरक्षित रखे जाने लगे. राइटिंग वॉज नोन इन इंडिया ओवर 4000 ईयर्स अगो. भारत में लिपि राइटिंग 4000 वर्ष पहले ज्ञात थी. दिस वॉज द हड़प्पन स्क्रिप्ट विच हैज नॉट बीन डेसिफर्ड येट. हड़प्पा की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है. With the decline of the Harappan civilization around 1800 BC, writing was also lost. 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ लिपि भी खो गई. The knowledge of writing reappeared around the 3rd century BC. This writing, called Brahmi, is the mother of all modern Indian scripts. लिपि की जानकारी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पुनः प्रकट हुई. ब्राह्मी नामक यह लिपि समस्त आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी है. Initially, rulers and wealthy people had important documents engraved on rock surfaces, stone tablets, and copper plates. Cloth ladder, the bark of the tree called bhojpatra, and palm leaves called talpatra were used for writing. प्रारंभ में शासकों और अमीर लोगों ने महत्वपूर्ण दस्तावेज चट्टान की सतहों, पत्थरों के फलकों और ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करवाए थे. कपड़ा, चमड़ा, पेड़ की छाल जिसे भोजपत्र कहा जाता था और ताड़ के पत्ते जो तालपत्र कहलाते थे, लिखने के काम आते थे. What kind of books do you think they were in earlier times? आपके विचार में प्रारंभिक समय में किस तरह की पुस्तकें हुआ करती थीं? There were religious texts which were used by priests. धार्मिक ग्रंथ होते थे जो पुजारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे. Law books called शास्त्र were written for the use of kings and their ministers. कानून की किताबें जिन्हें शास्त्र कहा जाता था, राजाओं और उनके मंत्रियों के लिए लिखे जाते थे. ड्रामा एंड प्रॉपर्टी वर कंपोज्ड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द वेल्दी. अमीरों के मनोरंजन के लिए नाटकों और काव्यों की रचना की जाती थी. It is clear that most books were therefore meant only for a small number of privileged people. जाहिर है कि ज़्यादातर किताबें केवल विशेषाधिकार प्राप्त थोड़े लोगों के लिए ही होती थी. आगे देखिए. However, there were also epics like the Mahabharata, about which you read in lesson 30, popular stories collected in the Jataka tales, Hitopadesh, etc., and numerous mythological legends in the Puranas stories. From these were transmitted orally by professional storytellers, bards, and even local temple priests. In the course of telling stories, many variations occurred over time. So we have today numerous different versions of popular legends. Books thus touched the lives of many people, even though very few could read or write.
लेकिन तब महाभारत, जिसके बारे में आप पाठ 30 में आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे महाकाव्य, जातक कथाओं और हितोपदेश आदि में संग्रहित लोकप्रिय कथाएं और पुराणों में बड़ी संख्या में शामिल मिथकीय आख्यान भी थे। इनमें से भी ली गई कहानियां पेशेवर कथावाचकों, भाट चारणों और यहाँ तक कि स्थानीय मंदिर के पुजारियों द्वारा भी मौखिक रूप से संप्रेषित की जाती थी। कहानियां सुनने के दौरान समय के साथ उनमें अनेक भिन्नताएं पैदा हो गईं। इसलिए आज हम लोकप्रिय आख्यानों के अनेक रूप देखते हैं। इस तरह पुस्तकों ने अनेक लोगों के जीवन को स्पर्श किया, बावजूद इसके कि बहुत कम लोग ही लिख पढ़ सकते थे। Each book had to be copied out by hand. Such handwritten copies are called manuscripts. Manuscript production became a specialized art in medieval times. Scribes used beautiful handwriting called calligraphy. The pages were often decorated with beautiful illustrations. Copying manuscript was obviously a laborious process, so very few copies were made. हर पुस्तक के जो पन्ने होते थे वो हाथ से तैयार करने पड़ते थे। ये हस्तलिखित प्रतियां पांडुलिपि कहलाती हैं। पांडुलिपि लेखन मध्यकाल में एक विशिष्ट कला बन गई। लिपिक सुंदर हस्तलेख इस्तेमाल करते थे, जिसे खुशनवीसी कहा जाता था। पृष्ठ अक्सर सुंदर चित्रों से सजाए जाते थे। पांडुलिपियों की प्रतियां तैयार करना एक श्रम साध्य प्रक्रिया थी, इसलिए बहुत कम प्रतियां ही तैयार की जा सकें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता था। Printing was introduced in the mid-16th century. Books could now be produced in far greater numbers in lesser time and lower cost. However, since few people were literate, the immediate effect was limited. A more dramatic transformation took place in the 19th century when full use of the press and printing technology was made by nationalists and social reformers. प्रिंटिंग, जिसको हिंदी में हम लोग मुद्रण कहते हैं, उसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। पुस्तकें अब कम समय और कम लागत में बहुत बड़ी संख्या में तैयार की जाने लगी, लेकिन चूंकि बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे थे, अतः तुरंत प्रभाव सीमित था। 19वीं शताब्दी में एक ज्यादा नाटकीय परिवर्तन हुआ जब राष्ट्रवादियों और समाज सुधारकों ने छापे खाने और मुद्रण प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग किया। The first newspaper in India was published in 1760 in English by an officer of the East India Company. This was followed by many others. These newspapers focused on providing information about Europe to Englishmen in India. भारत में पहला समाचार पत्र सन 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। इसके बाद अन्य अनेक लोगों ने समाचार पत्र प्रकाशित किए। ये समाचार पत्र भारत में अंग्रेजों को यूरोप के बारे में सूचना देने का काम करते थे। From the early 19th century, many newspapers began to appear in the vernacular language. 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाचार पत्र देशी भाषाओं में छपने शुरू हो गए। They were published by nationalists who had the interest of Indians in mind. वे राष्ट्रवादियों द्वारा छापे जाते थे जिनके मन में भारतीयों का हित था। News and views were carried across not only to the educated few but through them to many others as well. समाचार और विचार चंद शिक्षितों तक ही नहीं बल्कि उनके माध्यम से अन्य अनेक लोगों तक पहुंचाए जाते थे। Many thinkers saw that
The British domination of India could be overcome only if the traditional ills of Indian society were first removed. These reformers not only campaigned directly but also used the press to build public opinion. One such reformer was Raja Ram Mohan Roy of Bengal. अनेक चिंतकों ने देखा कि भारत पर ब्रिटिशों के अधिकार को तभी खत्म किया जा सकता है जब पहले भारतीय समाज की परंपरागत बुराइयां खत्म कर दी जाएं। इन सुधारकों ने जनमत तैयार करने के लिए सीधे अभियान ही नहीं चलाया बल्कि प्रेस का भी इस्तेमाल किया। बंगाल के राजा राम मोहन रॉय ऐसे ही एक सुधारक थे। In 1821, Ram Mohan began to publish the newspaper Samachar Kaumudi in Bengal, followed by the Merat-ul-Akbar in Persian in 1822 and the Brahmanical magazine in English. सन 1821 में राजा राम मोहन ने बंगाल में समाचार कौमुदी नामक समाचार पत्र और 1822 ईस्वी में फारसी में मेरातुल अकबर तथा अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन शुरू किया। Through these newspapers, he advocated education of women and widow remarriage and attacked sati and the ills of the caste system. इन समाचार पत्रों के जरिए उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवाओं का पुनर्विवाह की वकालत की और सती तथा जाति प्रथा की बुराइयों पर हमला किया। He also published numerous pamphlets underlining his vision of an ideal society based on the best teachings from major religions of the world. उन्होंने विश्व के प्रमुख धर्मों की सर्वोत्तम शिक्षाओं पर आधारित अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना को रेखांकित करने वाले अनेक पर्चों को भी छापा। He founded a community called the Brahmo Samaj, which was joined by numerous educated and progressive men in Bengal. उन्होंने ब्रह्म समाज नामक संप्रदाय की स्थापना भी की जिसमें बंगाल के बहुत से शिक्षित और प्रगतिशील लोग शामिल हुए। It was owing to the printing press that Ram Mohan's ideas could reach such a wide audience. छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस के बदौलत ही राम मोहन के विचार इतने बड़े जन समूह तक पहुंच सके। You can estimate the power of the press when you consider that a rival newspaper, Chandrika, was published in 1822 to oppose his idea of social reform. प्रेस की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि समाज सुधार के उनके विचारों का विरोध करने के लिए सन 1822 में एक प्रतिद्वंदी अखबार चंद्रिका भी प्रकाशित होने लगा। आगे देखिए। We see thus that newspaper and magazine do not merely give information about events and occurrences around the world, but also mold our ways of thinking. इस प्रकार हम देखते हैं कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं केवल दुनिया की घटनाओं के बारे में सूचना ही नहीं देते, बल्कि हमारे सोच विचार के तरीके को भी गढ़ते हैं। Ideas and views have of course been exchanged from time immemorial. विचारों और दृष्टियों का आदान प्रदान बेशक अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। What, however, is specific to modern forms of communication is that the transmission of ideas becomes a one-way process. किंतु संप्रेषण के आधुनिक रूपों के संदर्भ में खास बात यह है कि विचारों का संप्रेषण एक तरफा हो गया है। While the owner of a newspaper can influence the views of its reader, the reader cannot exert a similar influence. Can you see the similarity with globalization about which you read in lesson 29? किसी समाचार पत्र का मालिक जहां अपने पाठकों के विचारों को प्रभावित कर सकता है, वहीं पाठक उसके विचारों को प्रभावित नहीं कर सकते। क्या आप वैश्वीकरण से इसकी समानता देखते हैं जिसके बारे में आपने पाठ 29 में पढ़ा है?